Contribution to economics activities in urban centers. Iron tools and agriculture. Iron and steels are commonly used in our daily lives today, but the use of iron in the subcontinents began around 300 years ago. आयरन और स्टील जो है वो डेली लोग यूज़ करने लगे 3000 साल पहले. Large collection of iron tools and weapons were discovered in the megalithic period. आयरन टूल्स और वेपन्स का बहुत बड़ा कलेक्शन मेगालिथिक पीरियड में डिस्कवर हुआ. About 2500 years ago, there was a notable increase in the use of iron tools, including axes for clearing forests and iron plowshares, which were instrumental in increasing agricultural productions. 2500 साल पहले लोगों ने अचानक आयरन टूल्स को ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, जिससे उन्होंने फॉरेस्ट को में लकड़ियों को काटा और फिर उन लोग खेती करने लगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया. ये आयरन टूल्स है. एनहांसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स, द रोल ऑफ इरिगेशन का रोल एग्रीकल्चर आउटपुट का एनहांस करना. फ्लोरिशिंग विलेज वे एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द किंग एंड किंगडम. राजा और उनके राज्य का एग्जिस्टेंस जो था वो डिपेंड था उनके गांव का फ्लरिश होने पर. In addition to new tools and system of transportation, irrigation was a crucial method used to increase production. नए टूल का एडिशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इरिगेशन काफ़ी क्रूशियल मेथड था ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सके. Irrigation works during this period included the construction of canals, wells, tanks and artificial lakes. Irrigation जो काम आता था इस पीरियड में, जैसे कैनल्स, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स का कंस्ट्रक्शंस. विलेज एंड देयर रोल्स. Villagers in both southern and northern part of the subcontinent consider of at least three different categories of people. तो लोग गांव के तो विलेज में गांव में दो पार्ट था, एक सदर्न था, एक नॉर्थर्न पार्ट था. सब कॉन्टिनेंट्स में दो अलग अलग तीन अलग अलग टाइप के कैटेगरी के लोग होते थे. तमिल रीजन में कैसा था? लार्ज लैंड ओनर्स वे कॉल्ड वेल्लारा. तो वेल्लारा जो लोग थे ये बड़े उनका ज़मीन था उनके पास. ये पहला कैटेगरी है. ऑर्डिनरी प्लोमेन वे नोन एज उजावा. उजावा जो थे वो मतलब ज़मीन को खोदते थे. मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि वो कोई एम्प्लॉय थे वेल्लार के लिए. लैंडलेस लेबरर एंड स्लेव्स वे रिफर्स टू एज कडिसिया एंड आदिमाई. और जो लेबरर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है, स्लेव है, उन्हें कदिसिया या आदिमाई कहा जाता था. फिर ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो नॉर्थर्न पार्ट में लोगों को कैसे डिवाइड किया जाता था? The village headman was known as Grama Bojaka. The positions was usually hereditary, held by men from the same family for generation. गांव के जो हेड रहते थे उन्हें ग्राम भोजका बोलते थे. ये पोजीशन जो था हेरिडिटी था, मतलब अगर एक आदमी राम भोजका है तो उनके बेटे को या आगे के उनके ही फैमिली के जनरेशन को पोजीशन मिलेगा. ज़्यादातर आदमी करते थे, उनके सेम फैमिली के आगे के जनरेशन के लोग करते थे. ग्राम भोजका was often the largest landowner employing slaves and hired worker for cultivation. ग्राम भोजका जो थे वो बहुत बड़े लैंड ओनर थे जो स्लेव्स और वर्कर्स को हायर करते थे कल्टीवेशन के लिए. The king often used the Grama Bojaka to collect taxes and he also functioned as a judge and sometimes as a policeman. तो राजा जो था ग्राम भोजका का काम करते थे, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जज का काम करते थे, कभी कभी पुलिस आदमी का भी काम करते थे, मतलब इन्वेस्टिगेट भी करते थे अगर कोई क्राइम इंसिडेंट्स हुआ है तो. Other independent farmer known as Grahpatis were usually smaller landowners. फिर दूसरे जो फार्मर जिनका खुद का ज़मीन था, भले उनका ज़मीन छोटा था लेकिन वो उनका खुद का ज़मीन था, तो उन्हें गृहपतिस बुलाते थे. Men and women known as Dasa Karmakara did not own land and work on a field owned by others. और जो आदमी और औरतें का खुद का ज़मीन नहीं था वो दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे
उन्हें दासा कर्मकारा कहते थे. Village also had a craftsperson such as blacksmith, potter, carpenter, weaver. हर गांव में अपना अपना खुद के क्राफ्ट पर्सन थे, जैसे कि लोहार, अ, लोहार के लिए ब्लैक स्मिथ्स, कुम्हार पॉटरी बनाने वाले, कारपेंटर्स लकड़हार, और वीवर्स मतलब बुनाई करने वाले. विलेज एंड देयर रोल्स इन वैदिक एज. तो विलेजर्स उनका रोल वैदिक एज में, सदर्न पार्ट में वेलालार जो बहुत बड़े ज़मीन के ओनर रहते थे, उजावार जो ऑर्डिनरी प्लोमैन थे, कडिसिया आदिमई ये लैंडलेस ओनर थे, लेबरर थे. तो सदर्न में जिनका ज़मीन बड़ा है वेलालार बोलते थे, जो लोग खुदाई करते थे उजावर बोलते थे, और जो जिनके पास ज़मीनें रहता था उन्हें कहते थे कदिसियार या आदिमई. और नॉर्थन पार्ट में ग्राम भोजकास विलेज हेडमैन जो ग्राम के मुखिया रहते थे उन्हें ग्राम भोजका कहते थे. गृहपति इंडिपेंडेंट फार्मर जिनका खुद का ज़मीन था उन्हें गृहपति बोलते थे. दास कर्मकारा लैंडर्स ओनर, दास कर्मकारा का खुद का कोई ज़मीन नहीं रहता था, वैसे दूसरों के ज़मीन में काम करते थे, इसलिए वो उन लोग का नाम पड़ गया दास कर्मकारा. Earliest Tamil composition. Some of the earliest work in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. ज़्यादातर तमिल एंशियन लिटरेचर जो थे उनका नाम है संगम लिटरेचर. ये 2300 साल पुराना है. The texts were called Sangam because they were believed to have been composed and compiled in assembly Sangam of poets in the city of Madurai. ज़्यादातर टेक्स्ट जो थे उन्हें संगम कहा जाता था, और लोगों का विश्वास था कि ये पहले संगम मतलब लोगों का संघ होता था. पोएट, स्कॉलर्स, वैदिक शास्त्र का ज्ञान के पंडित लोग संघ बनाते थे. वो लोग अपना विचार बोलते थे, वो लोग डिबेट्स करते थे, वो लोग अपने डायलॉग्स बोलते थे, और जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिबेट करते थे या पोइट करते थे वो उस संगम लिटरेचर में लिखा जाता था. ज़्यादातर संगम लिटरेचर के लिए जो असेंबलीज होते थे वो मदुरई सिटी में होता था, और ये सबके सामने, राजा के सामने ये सब होता था. तो ओरल डिबेट्स होते थे, पोएम्स बोला जाता था. थानेसार, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, भरूच, वल्लभी, अजंता, अमरावती, अहिहोले, चालुक्य, पल्लवा, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिकमेदु, पुहर, चेरा, मदुरई, पंड्या. तो ये उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े सिटीज़ और किंगडम्स थे, राज्य थे. कॉइन्स एंड एक्सचेंज इन एंशियंट इंडिया. तो एंशियंट इंडिया में कॉइन्स और ट्रेडिंग कैसे एक्सचेंज होता था. Archaeologists have found several thousands coins from this period, the earliest of which were punch mark coins used for about 500 years ago. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे हज़ारों कॉइन्स मिला है उस पीरियड में, तो उसे पंच मार्क कॉइन बोलते थे जो 500 साल पुराना है. पंच मार्क कॉइन जनरली rectangular, sometimes square or rounded, cut out of metal sheets are made from flattened metal globules. ज़्यादातर रेक्टेंगुलर रहता था, स्क्वायर राउंडेड रहते थे, मेटल शीट से बना हुआ रहता था, फ्लैटन रहता था मेटल ग्लोबुल. They do not have inscription but stamped with symbol using dies or punches, hence called punch mark coin. ज़्यादातर ये जो कॉइन जो थे उनका कोई इंस्क्रिप्शन नहीं था, स्टैम्प होती थी, सिंबल रहता था, और इसीलिए उसे पंच मार्क कॉइन बोलते थे. फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स एंड रिमेन इन सर्कुलेशन अंडर द अर्ली सेंचुरी कॉमन एरा. ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट्स में मिलता था जो सर्कुलेट होता था अर्ली सेंचुरीज में. Other means of exchange. The short poems from Sangam collections describe the exchange of white paddy, a commodity produce plentiful along the sea coast. ज़्यादातर ये जो पोएम जो लिखा जाता था संगम कलेक्शन से, जो
वाइट पैडी का एक्सचेंज के बारे में बताते थे, या सॉल्ट या कम्युनिटी जो प्रोड्यूस करते थे सी कोस्ट में. The poem illustrates the journey of merchants traveling in carts while with their whole families across long roads and white sands to exchange their paddy for salt, leaving the city empty. तो मर्चेंट जो थे वो ट्रैवल करते थे कार्ड्स में, पूरे फैमिलीज में ट्रैवल करते थे. वाइट सैंड एक्सचेंज होता था, पैडी सॉल्ट्स एक्सचेंज होता था. तो सॉल्ट के लिए पैडी एक्सचेंज होता था और वो सिटीज़ को छोड़ के चले जाते थे. रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन. तो इस संगम कलेक्शन से ये स्टोरी पोएम पढ़ो. As they carry the white paddy of their land to exchange it for salt of another, crossing the long road in cars to the sand white as moonlight, taking whole family who hate to be left behind. The departure of salt merchant leave the city empty. तो ये एक पोएम है एक मर्चेंट के बारे में, एक ट्रेडर्स के बारे में, जहाँ वो अपने पूरे फैमिली को शहर छोड़कर ट्रेडिंग करने के लिए जाता है. ज़्यादातर वो जो है नमक का ट्रेडिंग करता है. उसे नमक के बदले में चावल मतलब वाइट पैडी मतलब चावल मिलता है. अब इनके फैमिली वालों को इस तरीके से ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता था, और वो भी रात के वक्त. और जब रात के वक्त ये लोग ट्रैवल करते थे तो पूरी सफ़ेद रेत किसी चांद की रोशनी के जैसा चमकता था. भले इनके फैमिली को इस तरीके से काम करना पसंद नहीं था, ट्रेडिंग का काम करना, पर यही उनका उदर निर्वाह का तरीका था. वो इसी से अपना पेट भरते थे. मथुरा, अ मल्टी फंक्शनल सिटी. मथुरा काफ़ी एक इम्पोर्टेंट शहर है. मथुरा के बारे में बहुत सारे रिलीजियस बुक, पैथोलॉजिस्ट बुक्स में बार बार मेंशन किया है. आज मथुरा काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है. मथुरा located at the crossroad of two major travels and trade routes, northwest to east and north to south, has been an important settlement for over 2500 years ago. मथुरा जो है ये दो मेजर ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड है, मतलब नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ. काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स है. 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है. It was surrounded by fortification, had several shrines which foods provided by nearby farmers and herders. It was also known for producing extreme fine sculptures. तो ये जो मथुरा जो था वो अपने मंदिरों के लिए खाने के लिए जाना जाता था. ज़्यादातर खाना फार्मर्स और हर्डर्स देते थे, क्योंकि ये यहाँ पे सारे ट्रेडर्स आते थे इंडिया के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग देश से, अलग अलग डायरेक्शन से आते थे. तो फार्मर्स को और हर्डर्स को खाना प्रोवाइड करने को चांस मिलता था, मतलब वापस पैसे कमाने का चांस मिलता था. और ये जो सिटी जो था स्कल्पचर्स मूर्ति बनाने के लिए फेमस था. स्पेशली बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा का स्कल्पचर बनाने में काफ़ी अच्छे थे. मथुरा बुद्धिज़्म. Around 2000 years ago, it became a second capital of the Kushana and significant religious center with Buddhist monastery, Jaina shrines and center for Krishna worship. 2000 साल पहले कुशाना का सेकेंड कैपिटल हो गया. सिग्निफिकेंट रिलीजियस था, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का सेंटर था, जैन श्राइन थे और कृष्णा के लिए मेन वर्शिप सेंटर था, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था. Numerous inscriptions found on stone slabs and statues in Mathura records gifts made to monastery and shrines by people from various professions, including kings, queens, officers, merchants, and craftspersons, such as goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket maker, garland maker, and perfumers. बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले थे स्टोन स्लैब में. स्टैचू मिला था मथुरा में जिसमें गिफ्ट्स रिकॉर्ड्स, जिसमें क्या क्या गिफ्ट्स को रिकॉर्ड किया मोनेस्ट्री में. और मंदिर जो
लोगों ने बनाया था अलग अलग प्रोफेशन के, जिसमें राजा है, रानी है, ऑफिसर है, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन है। क्राफ्ट पर्सन जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स, ये सब लोगों ने अलग अलग मंदिर बनाए, श्राइन्स बनाए ताकि भगवान की पूजा कर सके, या फिर मॉन्क में भिक्खुस भिक्खुनीस या फिर ट्रैवलर्स लोगों को वहाँ पे रह सके।